हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आपको पता होगा कि हम अभी तक समास कर रहे थे। समास की 3 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें कि पहले में हमने पूरा बेसिक समझा था और दूसरी क्लास में हमने कल पढ़ा था कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास, और पहली वाली क्लास में हमने द्विगु समास को भी समझा था। तो आज हमारा क्लास है चौथी, तो जिसमें हम समझने वाले हैं द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास और उसके बाद एक आता है तत्पुरुष समास। ठीक है? तो चलिए, आज अध्याय कौन सा है? 4। ठीक है? अध्याय 4। ठीक है? समास कौन सा करने जा रहे हैं? द्वंद्व समास। 4 नंबर द्वंद्व समास है ना, द्विगु लिख रहा हूँ। द्वंद्व समास। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे लिखते हैं। परिभाषा। परिभाषा से हमें क्लियर हो जाता है, उसके बाद जब पहचान लिखते हैं तो पूरा ही क्लियर हो जाता है कैसे होगा। ठीक है? चलिए, परिभाषा लिखें हम। जिस समस्त पद के दोनों पद, या यूं लिखो, जिस समास के दोनों पद क्या हों? दोनों पद प्रधान हों। दोनों पद प्रधान। पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर, इधर लिख दें, विग्रह करने पर और एवं या अथवा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह पता है क्या होता है? योजक चिन्ह ऐसे होता है। योजक चिन्ह दिखे वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है? बिल्कुल आसान भाषा है। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान को इधर लिखते हैं। पहचान। हर किसी की एक पहचान होती है, तो इसकी अपनी खुद की पहचान है, तब तो इसे पहचान पाओगे। पहचान क्या है? दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जैसे मैंने बताया डैश। ठीक है? अथवा अथवा या और लगा हो वहां, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। ठीक है? फिर से लिख दिया। आप समझ लो कैसे। कहने का मतलब ये है, इसकी जो पहचान होती है, जैसे मैंने बोला माता पिता। ठीक है? तो माता पिता, माता पिता के बीच में अगर हम और लगा दें, माता और पिता, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। माता और पिता के बीच में डैश लगा दें तो द्वंद्व समास हो जाए। देखिए कैसे विग्रह करते हैं इसका, तब समझ आ जाएगा। इधर लिखते हैं क्या? समस्त पद। समस्त पद, ये जो मैं बीच में लगा रहा हूँ ये है योजक चिन्ह पद, और इधर क्या लिखते हैं? विग्रह। ठीक? चलिए, जैसे हमने लिखा नदी नाले, नदी नाले। ठीक है? अब इसका हम अगर
समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी, अरे क्या हो रहा है, नदी और नाले। ठीक है, योजक चिन्ह आया कि नहीं? और आया ना? तो इसी को, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं और ये इसकी पहचान है। अगर और लगा हो यहाँ पे, या अथवा आ जाए, या फिर या लगा हो, इन तीनों में से अगर कोई उपस्थित है तो वहां पर द्वंद्व समास होना 100% है। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। और लिख लो पाप पुण्य। पाप पुण्य एक जैसे वर्ड आते हैं तो उसमें डैश लगाया जाता है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे पाप और पुण्य। इससे आसान कोई समास नहीं है। और ये परीक्षा में आते हैं तो पता नहीं होता, तो ऐसे ही गलत करके आ जाते हो या करते ही नहीं हो। चलो दूसरा लिख लो सुख दुख। सुख दुख क्या होगा? सुख और दुख। सुख और दुख। ठीक है, चलिए ये कर लिया। अब लिख लो गुण और गुण दोष। पहले लिखो गुण, उसके बाद डैश, फिर लिखो दोष। क्या हो जाएगा? गुण और दोष। गुण और दोष, ये ऐसे। और लिख लो देश विदेश। दिख रहा है ना सही से? देश विदेश। क्या हो जाएगा? देश और विदेश। दरअसल आज वाईफाई का पता नहीं क्या सिग्नल चला गया है, तो जिस वजह से लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कल मॉर्निंग में अपलोड करूंगा। देश विदेश हो गया। और लिख लो जैसे ऊंच नीच। ऊंच नीच, अपना पराया। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, आगे पीछे। आगे पीछे क्या हो जाएगा? आगे और पीछे। खूब एग्जाम्पल लिख लो। आगे पीछे हो गया। एक लिख सकते हो नाक कान भी लिख सकते हो, अपना पैरा पराया लिख सकते हो, आचार विचार, भला बुरा। भला बुरा हो गया। और लिख लो जैसे पति पत्नी, माता पिता, सुख दुख। ठीक है, भोला भाला, ये ऐसे। एक और लिख देते हैं ना, नाक कान लिख लो जैसे नाक कान, सगे भाई बहन। नाक कान, नाक और कान। चलिए अब लिख देते हैं दूसरे। राजा प्रजा। राजा प्रजा क्या हो जाएगा? राजा और प्रजा। माता पिता। माता पिता, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा दो। कौन सा? माता डैश पिता। अगर योजक चिन्ह भी लगाए तो भी ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, माता अथवा पिता ये भी कर सकते हो, माता और पिता ये भी लिख सकते हो, माता योजक चिन्ह पिता ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां जैसा सुटेबल बने वहां वैसा लिख सकते हो। ठीक है, और लिखो, थोड़े और लिख लो। इसको पहले माता पिता हो गया। भला बुरा मैंने बोला, भला बुरा। भला बुरा, ऐसे। ठीक है, और लिख लो जैसे आगे पीछे हो गया था, नाक कान।
राजा प्रजा हो गया, और लिख ली खरा खोटा। खरा और खोटा। ठीक है। हम्म। तालमेल। ताल मेल। ताल डैश मेल, ऐसे ही होगा, ताल और मेल नहीं हो पाएगा। और लिख ले उतार चढ़ाव। चढ़ाव क्या होगा? उतार या चढ़ाव। ठीक है, ऐसे। तो इतने हो गए हमारे उतार चढ़ाव। और लिख ले हम्म, तन मन धन। यहाँ आ जाएगा। तन मन धन। तो क्या लिखोगे? तन और मन और धन। तन और मन और धन। पापू ने लिख ही दिया था। एक रह रहा है नर नारी। नर नारी काट दो इसको। नर नारी हो जाएगा। नर अथवा लिख दें। नर और नारी। नर या नारी ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इतने एग्जाम्पल मेरे लिए हिसाब से बहुत है ना। चलिए फिलहाल तो इतने ही करते हैं। अब आते हैं हम कौन से समाज पे? चार समाज कंप्लीट हो गए, अब आते हैं हम बहुव्रीहि समाज पे। आखिर में रखेंगे कौन सा? तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में क्या होता है? विभक्तियां होती। जब तक आपको विभक्ति नहीं पता होगी तब तक तत्पुरुष समास करना थोड़ा सा मुश्किल है। कर तो लोग, ऐसी बात नहीं है, तत्पुरुष समास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी दे देता है कि तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति है इसमें लगी हुई, तो कौन सा समास होगा ऐसा पूछ लेता है। तो उसके लिए विभक्तियां 8 होती हैं। कर्ता, कर्म, करण, कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। इनके बारे में कौन से में क्या आता है वो मैं कल बताऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी कर लेते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा बताऊं? हम्म। चलिए, अब कर रहे हैं तो बतानी तो पड़ेगी। क्या बोलते हो? तो है 5 नंबर। ये जी। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास की परिभाषा में हम लिखेंगे जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये चीज मैंने कल ही आपको बता दी थी कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है। और आज फिर लिखवा देता हूँ, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, सॉरी, और संकेत करते हैं।
करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है, या वहां पर बहुव्रीहि समास होता करते हैं, वहां पर वहां बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास होता है। यहां तक बात कंप्लीट। अब इसमें पहचान लिखाने जैसा कुछ नहीं है, वो एक बार समझ लोगे आ जाएगा, ठीक है। पहचान लिखाने का कोई मतलब, क्योंकि पहचान इसमें कुछ होती नहीं। चलिए अब आते हैं विग्रह और समस्त पद पर। पहले क्या लिखें? समस्त पद। ठीक, अब लिखें लंबोदर। लंबोदर किसका लंबा पेट होता है? लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? भगवान श्री गणेश। परिभाषा में क्या कह रहा है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर, उधर मतलब पेट, उधर जिसका, अर्थात गणेश। किसकी ओर इशारा कर रहा है? गणेश जी की ओर। तो तीसरा पद हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर तीसरा पद आपको दिखे वहां पर बहुब्रीहि समास लगाना है, लगाना है, लगाना है। और मैंने कल बताया था कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में काफी सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। जैसे कि उसमें था कल मृग नयन, मृग के समान नयन, अर्थात श्री राधा, राधे, राधा जी के नयन कैसे हैं? मृग के समान। तो अगर बहुव्रीहि समास विकल्प में हो और कर्मधारय समास हो तो आपको वरीयता देनी है बहुव्रीहि समास को सबसे पहले। अगर नहीं है तो कर्मधारय समास को आप वरीयता देंगे ही, अर्थात वहां पर कर्मधारय ही होगा, ठीक है। इन दोनों में ये चीज ध्यान रखना। चलिए एक और लिख लेते हैं, दशानन। दशानन मतलब रावण। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर। रावण के ही तो 10 सिर थे। तो फिर क्या बताया मैंने? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए और लिख लेते हैं चक्रपाणि। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला, या चक्र है पाणी में जिसके। कौन है जिसके चक्र पाणी में है? अर्थात विष्णु जी। हाथ में किसके चक्र है? विष्णु जी के। पाणी, ठीक है। और लिख लेते हैं महावीर। महान है जो वीर, महान है, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान, हनुमान जी, हनुमान भगवान। एक तरीके से और लिख लेते हैं, महान वीर है जो, ऐसे भी लिख लो, महान वीर है जो, ठीक है। तब भी यही होगा, दोनों सिचुएशन में मतलब एक ही निकलेगा। महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, महान वीर है जो अर्थात हनुमान जी। कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं।
चलिए और लिख लो, चतुर्भुज। चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु जी। ये ठीक है। और लिख लो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में क्या होगा? मंत्रियों में प्रधान है जो। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक। और लिख लो, पंकज। पंख में पैदा हो जो। पंख मतलब कीचड़। पंख में पैदा हो जो, अर्थात कौन पैदा होता है कीचड़ में? कमल होता है। ठीक है। और लिख लीजिए, गिरधर। गिरधर। गिरधर में क्या आएगा? गिरि को धारण करने वाला। गिरि मतलब पर्वत। गिरि को धारण करने वाला कौन हो सकता है? कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और लिख लीजिए, पीतांबर। पीतांबर में क्या आएगा? पीत है अंबर जिसका। पीत है अंबर जिसका, कौन होगा? श्री कृष्ण। हम्म। और लिख लीजिए, निशाचर। निशा में विचरण करने वाला। निशा मतलब रात। निशा में विचरण मतलब टहलने वाला। करने वाला कौन होता है? राक्षस। राक्षस। चलिए और लिख लें, त्रिलोचन। त्रिलोचन क्या होगा? तीन है लोचन जिसके। तीन है लोचन। लोचन मतलब आंख। जिसके, किसके हैं तीन? भगवान शिव। और लिख लो, चंद्रमौली। क्या लिख रहा हूँ? चंद्र मौली। चंद्र है मौली पर जिसके। चंद्र है मौली पर जिसके। मौली मतलब मस्तक। चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा। जिसके, किसके सिर पे है? भगवान शिव के। भगवान शिव के सिर पे और क्या है? माँ गंगा निकलती हैं, चंद्रमा है, और तीन लोचन है उनके। घनश्याम।
घन श्याम। घन के समान श्याम है जो। कौन? भगवान श्री कृष्ण। एक आध और लिख लो। विषधर। विष को धारण करने वाले। कौन? विष को धारण करने वाला। कौन है? भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ। तो मेरे हिसाब से इतने एग्जाम्पल बहुत हो गए। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ में दे दूंगा तो समझ लेना। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। आज थोड़ा वाईफाई का इशू हो गया जिस वजह से ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।